हाँ तो देखो, क्योंकि आज किसी कारणवश से आपको राजू सर संस्कृत का क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो ये जो चैप्टर है उसका क्लास हम ही ले रहे हैं। बाकी इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो राजू सर आपको करवा देंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे संस्कृत का दूसरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। इससे पहले इसमें मंगलम पाठ होगा जो आप लोग पढ़ लिए होंगे। अभी हम लोग पाटलिपुत्र वैभव यानी कि पाटलिपुत्र के महत्व के बारे में, इसके वैभव के बारे में, ये कितना विकसित है, कितना इसका महत्व है, उन्हीं चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं और एक ही वीडियो में इसको हम पूरा एक ही क्लास में खत्म करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लाइन बाय लाइन एक एक हम देखेंगे। लिखा गया है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व धार्यत। कहने का मतलब है, नीचे आपको हिंदी भी इसका बता दिया गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बताया गया है कि बिहार की जो राजधानी है पटना, संस्कृत में इसको पाटलिपुत्र बोलते हैं और हिंदी में इसे हम लोग पटना कहते हैं। मध्यकाल में इसका नाम पटना रखा गया है शेरशाह सूरी के द्वारा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पाटलिपुत्र जो शहर है, जो कि राजधानी भी है किसकी, तो बिहार की, यह बताया गया है कि हर समय से, पुराने काल से ही देखें तो सर्वेषु मतलब हर समय से, ये काल मतलब हो गया समय, तो हर समय से यहाँ पे ये अपना एक महत्व रखता है। बिहार की राजधानी पटना का हर समय अपना एक महत्व रहा है। अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमित वर्तते। कहने का मतलब है कि इसका जो इतिहास है, जो पटना का इतिहास है, वो करीब 2500 साल पुराना है। कितना हजार साल पुराना है? 2500 साल पुराना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो 2500 वर्ष ये पुराना इसका इतिहास है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यान आकर्षकम। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर देखें पटना को, तो धर्म के नाम पे भी, यहाँ पे धार्मिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी ये विशेष रूप से इसका उल्लेख किया जाता है, एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वैदेशिका यात्रीन मेगास्थनीज फाहयान वेनसांग इतसिंग प्रभृत्य पाटलिपुत्र स्व वर्णम स्व स्व स्मरण ग्रंथेशु चक्रु। थोड़ा संस्कृत है तो हमको हो सकता है कि थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो इसका महत्व है, जो इसका वैभव है, इसके कारण ही प्राचीन काल से आज तक में देखो तो यहाँ पे लोगों का ध्यान अपने ओर आकर्षित करते रहता है। प्राचीन काल से हम लोग देखें तो कई सारे विदेशी यात्री यहाँ पे आए, पटना में आए, पाटलिपुत्र आए और यहाँ की इसका जो वैभव है उसके बारे में वर्णन किए। जैसे कि मेगास्थनीज आए, फाहयान आया, हुएनसांग आया, इत्सिंग आया और इन सभी लोगों ने अपने अपने यात्रा वृत्तांतों में यहाँ पे पटना के वैभव के बारे में लिखा। पाठे अस्मिना पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। और अभी का जो हमारा ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं पाटलिपुत्र वैभव, इसमें पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में एक छोटा सा आप लोगों को परिचय है, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है। ऐसे इसका इतिहास देखे तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन हम लोगों को छोटे रूप में इसको देखना है। फोनवा फ्लाइट मोड में डाल दो, नहीं डालें फ्लाइट मोड। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेष्वयन्तम पाटलिपुत्र मनुगंग वासिद्धि चित्रम महानगरम बभुव। कहा जा रहा है कि प्राचीन भारतीय शहरों में से एक, जितने भी भारत के प्राचीन शहर हैं उनमें से एक हमारा पाटलिपुत्र भी है और ये गंगा के किनारे पर बसा है। गंगा के द्वारा कहो कि बसाया गया है या गंगा के किनारे ये बसा हुआ है। तद्विश्य दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटुनिमत्याख्ये काव्य कथयति। और इस बात का वर्णन दामोदर गुप्त नाम के जो एक कवि हुए हैं
उनकी एक कविता है जिसका नाम है कटुनिमता। तो कटुनिमता में दामोदर गुप्त ने भी पटना के पाटलिपुत्र वैभव का वर्णन किए हैं। इसके बारे में वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? महितला, यहां पे देखिए, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। यानी कि यहाँ पे जो दामोदर गुप्त हैं वो पाटलिपुत्र शहर के बारे में लिख रहे हैं कि महितला तिलक नामक एक महान शहर है जो कि सरस्वती का परिवार के घर, यानी कि सरस्वती का कुल गृह बताया जाता है दामोदर गुप्त के द्वारा। किसको? तो पटना शहर को, पाटलिपुत्र को। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको इंपॉर्टेंट है। इसे पाटलिपुत्र कहा जाता है। जो ये सरस्वती का कुल गृह है उसे किस नाम से जाना जाता है? पाटलिपुत्र से। और ये बात कौन लिख रहे हैं? तो दामोदर गुप्त जो एक कवि हैं वो अपने कविता कुटनिमाता में इस बात को लिख रहे हैं, वहां पे वर्णन कर रहे हैं कि एक जगह है जो कि परिभूत पुरंदर का निवास स्थान भी है। तो ये यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। आगे देखिए, इतिहासे श्रूयते यत गंगायस तीरे बुद्ध काले पाटिल ग्राम स्थित आसती। इतिहास से हम लोगों को पता चलता है, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो वहां से हम लोगों को पता चलता है कि ये जो आज पाटलिपुत्र या पटना है इसको पहले पाटिल ग्राम के नाम से जाना जाता था। और किसके समय में? तो बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र को पाटिल ग्राम के नाम से भी जाना जाता था, जो कि गंगा के तट पर स्थित था। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिल रही है? इतिहास से मिल रही है। आगे देखिए, यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्व समागत। कहा जा रहा है कि यहाँ पे यह वह जगह है, पाटिल ग्राम वह जगह है जहां पे भगवान बुद्ध कई बार आए, यहां पे वो आते रहते थे। तेन कथित मासित यद ग्राम्य महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदहस्य जलपुरस्य च भयात सर्वदा क्रांत भविष्यति। जब बुद्ध यहाँ पे आए थे तो बुद्ध ने कहा था कि यह गांव एक दिन एक बहुत बड़ा शहर बनेगा, एक महान शहर बनेगा, जो कि आज बना। उनकी भविष्यवाणी ये सही साबित हुई। तो वो बोलते थे कि ये गांव जो है पाटिल ग्राम वो आगे चल करके एक बहुत बड़ा महान शहर बनेगा। लेकिन एक चीज और बताए थे बुद्ध ने क्या कहा था कि यह जो शहर होगा वो हमेशा झगड़ों से, कलह से, आग से, बाढ़ से, पानी से ग्रसित रहेगा। और आज देखे तो ये सारी बातें सच है। पाटिल ग्राम आज पटना के नाम से फेमस हुआ, बहुत बड़ा शहर भी बना। और यहाँ पे हमेशा हम लोग देखते हैं कि झगड़ा, आग, बाढ़ जैसे स्थिति से भी हमारा जो पटना है वो ग्रसित रहता है। तो ये सवाल भी आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि ये कथन किसका है? तो ये कौन बोला है? तो ये गौतम बुद्ध के द्वारा बोला गया है। भगवान बुद्ध ने ये कहा है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, कलांतरेण पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथति। बाद में समय बीतने के बाद यही पाटिल ग्राम नामक जगह को ही किस नाम से जाना जाने लगा? तो इसे पाटलिपुत्र नाम से जाने लगा। पाटिल ग्राम से यह पाटलिपुत्र बना। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्टा सिद्धिति यूनान राजदूत मेगास्थनिज स्वस्मरणेषु निरूपयति। अब यहाँ बताया जाता है कि ये जो पाटिल ग्राम आगे चल के जो पाटलिपुत्र नाम शहर से फेमस हुआ, बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये अपने चरमोत्कर्ष पे था, यानी बहुत ज्यादा विकसित हुआ। हम लोग ये भी जानते हैं कि चंद्रगुप्त के दरबार में ही यूनान का राजदूत आया था जिसका नाम है मेगास्थनीज। ये सब इतिहास में भी, प्राचीन इतिहास में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने भी अपने संस्मरणों में, यानी इसका जो मेगास्थनीज है इसका याद रखिएगा, एक किताब है जिसका नाम है इंडिका। तो इंडिका नामक किताब लिखा है मेगास्थनीज ने, और उसमें वो पाटलिपुत्र के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक से वर्णन
किया है। तो बताया जाता है कि जो यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, उसने अपने संस्मरणों में भी पाटलिपुत्र का वर्णन किया है कि किस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यह पाटलिपुत्र नगर सुंदरता और रक्षा व्यवस्था में उत्कृष्ट थी, यानी अपने चरमोत्कर्ष पे थी, बहुत ही ऊपर लेवल पे। यहाँ पे शासन प्रशासन जो भी चीजें हैं वो यहीं चलता है। और अगर इसकी विशेष जानकारी लेनी हो, ये जो यूनान का जो है मेगास्थनीज, तो इसका जो किताब है इंडिका, उसके बारे में थोड़ा बहुत जब मौर्य वंश पढ़ेंगे 12th में जब पढ़ना है, तो वहां पे इसके बारे में जानकारी मिलता है कि वो कितने बेहतर तरीके से इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे हम लोगों को बस इतना ही जानना है कि जो यूनान के राजदूत था मेगास्थनीज, उसने अपने संस्मरणों में, संस्मरण मतलब अपनी जो भी किताब लिखा है इंडिका, उसमें इस बात का वर्णन किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र नगर जो है वो अपने उत्कृष्ट में थी, यानी अपने चरमोत्कर्ष पे थी, यानी विकास के एकदम शिखर पे पहुंच चुकी थी। आगे देखिए, अस्य नगरस्य वैभवम प्रिय दर्शिना अशोकस्य समये सुंतरा समृद्धम। और ये जो उत्कृष्टता है, ये जो उत्कृष्ट था, ये जो इसका वैभव है, ये इसी प्रकार बरकरार रहा किसके टाइम तक? अशोक के शासन काल तक। अशोक के शासन काल में भी पाटलिपुत्र जो है वो खूब फला फूला, खूब विकसित किया और बेहतर बना था। तो ये चीज भी रहा, यानी मौर्य वंश में देखा जाए तो पाटलिपुत्र जो है वो बहुत ही विकसित था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। यहाँ पे बताया गया है कि इस चीज को देखते हुए राजशेखर जो कि एक कवि हैं, उन्होंने भी अपनी कविता है जिसका नाम है काव्य मीमांसा, उसमें इस बात का वर्णन किया है। काव्य मीमांसा जो है वो कवि शिक्षा पर एक प्रमुख कीर्ति है, यानी एक बहुत बड़ी किताब है, ग्रंथ है, कीर्ति है। यहां से सवाल आपको ये बनता है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर है, या ये भी पूछा जाए कि राजशेखर ने किस कविता की रचना की थी? तो काव्य मीमांसा की, जो कि शिक्षा पर एक प्रमुख कीर्ति है। सवाल ये भी बन सकता है कि कवि शिक्षा पर एक प्रमुख कीर्ति कौन सा है? तो काव्य मीमांसा हो जाएगा। तो ये है, इसमें भी राजशेखर ने भी बहुत ही सम्मान पूर्वक ये बताया है कि पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा लंबे समय तक प्रचलित रही थी, यानी जो सरस्वती की यहाँ पे पूजा होती थी, क्योंकि सरस्वती का कुल गृह बताया जाता है इसको। अगर ऊपर पीछे का हम लोग की याद हो, तभी हम कुछ देर पहले बताएं कि यहाँ पे इसको सरस्वती का कुल गृह भी कहा जाता है। तो उस आधार से देखें तो यहाँ पे इसके बारे में राजशेखर भी बात करते हैं। वो कहते हैं, अत्रोपवर्षे वर्षाविह पाणिनि पिंगलम वही वयांगी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता खयाति पूजनमंगम। खयाति मुंह पर जगमू, थोड़ा सा संस्कृत है तो गड़बड़ हो जा रही है बोलने में, इसको लिखा हुआ है खयाति मुप जगमू, तो खयाति मुप जगमू हो जाएगा। इसका मतलब है कि कहा जा रहा है कि यहाँ जो ये राजशेखर लिख रहे हैं अपने कविता में, वो बता रहे हैं कि यहाँ वर्षा ऋतु में, यहाँ पिंगला के हाथों में, यहाँ जंगलों में, स्वाद में सर्वोत्तम पतंजलि का यही परीक्षण हुआ और वह और यहीं से वो प्रसिद्ध भी हो गया। तो इस तरह से राजशेखर भी पाटलिपुत्र के बारे में वर्णन कर रहे हैं, यहाँ के वैभव के बारे में वो अपने कविता काव्य मीमांसा में बता रहे हैं। आगे देखो, आगे कहा जा रहा है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुशपुरम वा प्रयापते। कहा जाता है कि कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से या कुछ पुराणों से, हमारे जो भी 18 पुराण हैं, जो भी संस्कृत के किताब हैं, उन सभी से पता चलता है कि पाटलिपुत्र का और दूसरा नाम भी था, जो पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से प्रसिद्ध था। तो इस रूप में भी इसका नाम मिलता है। यानी यहाँ पे हम जान सकते हैं कि हमारे पटना का जो नाम है
एक हो गया पुष्पपुर, इसी को जानते हैं। फिर है तुमको कुसुमपुर, इसी का नाम है। फिर पूछा जाए पाटिल ग्राम, इसी का नाम है। उसके बाद आगे देखो तो पाटलिपुत्र, इसी का नाम है। उसके बाद देखो तो पटना। ये सारे के सारे नाम एक ही जगह का है, वो है पटना। पटना कोई पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र या फिर पटना, इन सभी नामों से हम इसी को जानते थे। ठीक, तो कुछ प्राचीन संस्कृत जो है, जो पुराण हमारा है, उससे पाटलिपुत्र का दूसरा नाम भी मिलता है, जो कि पुष्पपुर और कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था। अनेन ज्ञाते यत्य नगरस्यास्य समीपे पुष्पाना बहुलमुत्पादनम भवति अस्म। कहा जाता है कि इससे एक चीज और पता चलता है, जो इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर जो पड़ा, इससे एक बात और पता चलता है कि इस नगर के, ये जो शहर था, इस शहर के निकट फूलों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था, इसीलिए इसका नाम ही था पुष्पपुर या कुसुमपुर। तो कुसुमपुर और पुष्पपुर नाम पढ़ने के पीछे एक ये भी तर्क दिया जाता है कि ये भी तथ्य का पता चलता है कि यहाँ पे फूलों का उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोपि पाटली पुष्पाना पुतलिका रचना मासित्र प्रचलित। आगे कहा जा रहा है कि जो पाटलिपुत्र शब्द है वो पाटल पुष्पों की पुतलियों की रचना के कारण भी प्रचलित है। यानी कि एक पाटल पुष्प होता है, फूल होता है, उसके पुतलियों के कारण ही इसका नाम पाटल पुष्प से क्या पड़ा है, पाटलिपुत्र पड़ा है, ऐसा भी इसके बारे में कहा जाता है। शरत काले नगरेस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। ये बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट है ये लाइन। यहां पे कहा जा रहा है कि शरद ऋतु में शहर में कौमुदी का महान उत्सव गुप्त राजवंश के शासन काल के दौरान बहुत ही लोकप्रिय था। अब यहाँ सवाल क्या क्या बनता है, सबसे पहले कौमुदी उत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता था, शरद ऋतु में, एक क्वेश्चन हुआ। कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था, तो जो गुप्त वंश था उसके शासन काल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनता था, तो हम लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं पाटलिपुत्र, तो पटना में ही मनेगा। तो इस तरह से कई सारे सवाल यहाँ से इस लाइन से बनते हैं। आगे देखिए, तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभुवनम। एक ऐसा जगह, यहाँ पे कौमुदी महोत्सव मनता था गुप्त राजवंश के काल में और बहुत ही लोकप्रिय था, और यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ही खुश थे। गुप्त काल में देखें तब भी यहाँ के लोग बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक यहाँ पे अपना जीवन जी रहे थे, बहुत ही खुशी पूर्वक अपना जीवन जी रहे थे। संप्रति दुर्गा पूजा वस्त्रे दृश्य एवं समारोह दृश्यते। आज भी देखिए तो दुर्गा पूजा के मौके पर कुछ ऐसा ही समारोह, कुछ ऐसा ही नजारा हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी ये कहें कि जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के टाइम पर, वही चीज आज मनाया जाता है दुर्गा पूजा के रूप में। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा का जो प्रचलन है पटना में, वो आज से नहीं गुप्त काल से ही चलते आ रहा है। तब इसे कौमुदी महोत्सव कहते थे, जो कि शरद ऋतु में मनता था, और अब इसे हम लोग दुर्गा पूजा के नाम से जानते हैं, जो कि अभी भी शरद ऋतु की जब शुरुआत होती है ठंडे की, तो अक्टूबर में ये दशहरे का, दुर्गा पूजा का पूजन किया जाता है। तो आज भी ये चीज प्रचलित है। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम मन भवतु जीर्णताम न भूत। यहां पे बताया जाता है कि समय बीतता है और समय के चक्र के कारण मध्य युग आता है। प्राचीन काल से अब हम लोग आ गए मध्य काल में, और मध्य काल में पाटलिपुत्र का जो पाटलिपुत्र शहर है उसका पूरे तरह से शोषण हुआ, इसका एक तरह से क्षय हुआ, या ये कहिए इसका एक तरह से विनाश शुरू हुआ।
धीरे धीरे ये अपने जो इसका महत्व था वो खोने लगा था। और ये कब तक रहा, तो बताया गया वर्ष सहस्त्र परिमिता, यानी कि लगभग 1000 वर्ष। कितने वर्ष तक, तो यहाँ पे याद रखिएगा 1000 वर्ष। एक सवाल आता है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, तो अभी हम पीछे बताए हैं कि इसका इतिहास जो है वो 2500 साल पुराना है, 2500 साल पुराना है। एक सवाल पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का कितने वर्षों तक क्षय होते रहा, यानी इसका एक तरह से शोषण होते रहा, तो वो है आप लोगों को 1000 वर्ष तक। 1000 वर्षों तक इसका क्षय होते रहा मध्यकाल में। यह भी पूछा जा सकता है कि पाटलिपुत्र नगर का क्षय किस काल में हुआ, तो मध्यकाल में हुआ। कब ये अपने उत्कृष्ट विकास के उत्कृष्ट चरम पर थी, यानी चरमोत्कर्ष पर थी, तो वो प्राचीन काल में थी। खास करके जब हम मौर्य वंश की बात करें तो इस टाइम पे ये बहुत ही उत्कृष्ट रूप में थे। आगे देखें तो बताया जाता है कि तस्य संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस सादिषु लभ्यते। कहा जाता है कि इसका संकेत, ये जो पूरे पाटलिपुत्र का 1000 वर्ष तक जो क्षय हुआ है, इसका जानकारी हमें मुद्रा राक्षस जैसी कई सारी साहित्यिक कृति है, कई सारे साहित्यिक ऐसे किताब हैं जिससे हमको ये जानकारी मिलता है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र का क्षय हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक किताब का वर्णन कर दिया गया है, मुद्रा राक्षस का। तो ये भी सवाल बन सकता है कि किस किताब से हमें पाटलिपुत्र के क्षय होने का जानकारी मिलती है, तो वो मुद्रा राक्षस किताब से मिलती है। फिर आगे देखिए, मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समृद्धारो जाता। जब मुगल वंश का टाइम आया तो उस टाइम पे शहर का थोड़ा उद्धार हुआ, इसको आगे बसाया गया। ठीक, यहाँ पे एक राजकुमार होता है, उसका नाम शायद यही था, अजी मुसाद। तो मुगल वंश का एक राजकुमार था, तो उसका नाम था अजी मुसाद। उसने इस शहर को फिर से बसाने का प्रयास किया था और वो इस पटना शहर का नाम बदल करके अजीमाबाद भी रखा था। तो मुगल वंश से देखा जाए तो मुगल वंश के टाइम पर पाटलिपुत्र का थोड़ा उद्धार हुआ। जो ये अपने उत्कृष्टि को खो रहा था उसे फिर से बनाया गया, उसको फिर से यहाँ पे बनाने का काम किया गया था। आगे और देखें तो मुगल वंश के बाद अब हम लोग चलते हैं सीधे आंग्ल शासन काल यानी ब्रिटिश काल में आते हैं। आंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सतुराम विकासो जाता। जब ब्रिटिश काल आता है तो ब्रिटिश शासन के दौरान भी पाटलिपुत्र का और अधिक विकास किया गया। अंग्रेजों ने भी पाटलिपुत्र शहर का विकास किया क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो व्यापारिक रूप से बहुत ही बड़ा जगह था, एक व्यापारिक केंद्र था। तो इस दृष्टि से इस चीज को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजों ने भी इसका विकास किया। नगर मिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धि मगाता। कहा जाता है कि मध्य युग में यह शहर पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो पहले पाटलिपुत्र था, मध्य युग में ही इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, पटना किया गया। सवाल ये भी पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र का नाम बदल करके पटना कब किया गया, तो ये किया गया था मध्य युग में। अय च शब्द पत्निमिति शब्दात निर्गत। आगे कहा जा रहा है कि यह शब्द नगर शब्द से बना है और वहीं से पटना शहर को नाम दिया गया है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवती अधापि पूज्यते। नगर की, इस शहर की रक्षा करने वाली जो देवी हैं उनको आज भी पटन देवी के रूप में पूजा जाता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि पटना के पालिका देवी के नाम से किन्हें पूजा जाता है, तो पटन देवी को पूजा जाता है। या ये पूछा जाए कि पटना में पटना को रक्षा करने वाली देवी को किस नाम से पूजते हैं, तो उनको हम लोग पटन देवी के नाम से आज भी पूजते हैं। तो ये भी इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट जानकारी। और आगे देखते हैं, बस अब खत्म है, थोड़ी देर और। संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशाल वर्तते बिहारस्य राजधानी चासती। अब यहाँ पे वर्तमान समय में जो पाटलिपुत्र है, जिसको हम लोग पटना नाम से भी जानते हैं,
यह एक बहुत बड़ा शहर है और ये वर्तमान में बिहार की राजधानी भी है। यानी कि हम लोग पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में प्राचीन से पढ़ना शुरू किए हैं और आधुनिक तक हम लोग आ रहे हैं। अनुदिन नगरस्य विस्तार भवति, और यहाँ पे शहर का दिन प्रतिदिन हर दिन इसका विस्तार हो रहा है। पटना शहर दिन प्रतिदिन विस्तार के रूप में ये फैलते जा रहा है, यानी कि इसका विस्तार हो रहा है। पटना शहर दिन प्रतिदिन फैलते जा रहा है। आगे और क्या कहा जा रहा है, अस्योतरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहित। अगर देखा जाए तो इसी गंगा नदी के उत्तरी भाग में, इसी शहर के यहाँ पे होगा कि गंगा नदी इसके उत्तरी भाग में बहती है, यानी कि पटना शहर के उत्तरी भाग में ही गंगा नदी जो है वो बह रही है। अब यहाँ से दो सवाल बनते हैं, एक ही सवाल को घुमा के। एक सवाल बनता है कि गंगा नदी पटना शहर के किस दिशा में बहती है, तो उत्तरी दिशा में। एक सवाल बनता है कि गंगा नदी के किस दिशा में पटना स्थित है, तो मान लीजिए है गंगा नदी, ये था आपका पटना। तो पटना के उत्तर में जब गंगा नदी है तो गंगा नदी के किस तरफ पटना होगा, दक्षिण में। तो पूछा जाए कि गंगा नदी के किस दिशा में, किस तरफ पटना स्थित है, तो दक्षिण में है। और पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो क्या बोलेंगे, उत्तर में है। तो इसी पटना शहर के उत्तर में गंगा नदी बहती है। आगे यहाँ पे तस्या उपरी गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु कियच रेलयान सेतुरिप निर्माण्यमानो वर्तते। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसी गंगा नदी पर एशिया का सबसे लंबा पुल गांधी पुल भी बनाया गया है और उसी पे रेल यान की भी व्यवस्था की गई है। इसी गंगा नदी पर एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु पुल भी है और इसी गंगा नदी पर रेलवे यान की यानी रेल यात्रा की भी व्यवस्था की गई है, उसका भी निर्माण किया गया है। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोल गृहम, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय संति। और इस शहर के बारे में बात करें कि आज के समय में इस शहर में क्या क्या है, तो शहर में एक उत्कृष्ट संग्रहालय है। पटना में ही आपको संग्रहालय मिल जाएगा। यहाँ पे बिहार का उच्च न्यायालय भी हमारे इसी पटना में स्थित है। सचिवालय पटना में है, गोलघर पटना में है, तारामंडल पटना में है और संजय गांधी जैविक उद्यान यानी जो चिड़ियाघर है वो भी कहाँ, पटना में है। इसी पटना से हमें मौर्य काल के कई सारे अवशेष प्राप्त होते हैं और यहीं पे कई सारे जैन धर्म में जो महावीर हुए हैं उनके कई सारे मंदिर भी बनाए गए हैं। तो ये सारे आज भी हमारे पटना में मौजूद है। आगे ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर आप लोगों का खत्म होता है। हाँ ये लास्ट पेज है, चैप्टर नहीं पेज है लास्ट। कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं बोलने में। हो ऐसे संस्कृत हम पढ़ाते कहाँ हैं, अब पहला बार पढ़ा रहे तो थोड़ा उच्चारण में भी गलत हो रहा है और थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, कहानी समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। यहीं से तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब बनेगा। तो हम एक चैप्टर ले रहे हैं, फिर आपको राजू सर ही इसको पढ़ाएंगे। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदाय पूजनीय स्थल दशम गुरु गोविंद सिंह से जन्म स्थानम गुरुद्वारिति नामना प्रसिद्धि वर्तते। कहा जाता है कि प्राचीन पटना में ही सिखों के धार्मिक स्थल को गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे सिखों का भी एक धार्मिक स्थल है। धार्मिक स्थल क्यों है, क्योंकि सिख धर्म के जो 10वें गुरु हुए हैं ना, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह, एकदम MBBI क्वेश्चन है, इनका जन्म यहीं पे हुआ था। अब यहाँ से कई सारे सवाल बनते हैं। सबसे पहले सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। सिखे के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना में। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कैवें गुरु थे, तो 10वें गुरु थे। तो इस तरह से 3-4 सवाल यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव में बन जाते हैं।
तो सिख के धर्म के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, उनका भी जन्म कहाँ हुआ है? तो हमारे इसी पटना में हुआ है। और इस नजर से देखें तो पटना सिखों के लिए भी एक धार्मिक स्थल है और उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणं दर्शनार्थमायन्ति, और देश भर से इतना महत्वपूर्ण होने के कारण धार्मिक रूप से, पर्यटक रूप से देखो, राजनीतिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, हर तरह से देखो तो हमारा पटना जो है वो महत्वपूर्ण है। और इन चीजों के कारण ही देश भर से तीर्थयात्री यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पे जो सिख धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी आते हैं, जो जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो भी आते हैं, जो पर्यटक हैं वो भी आते हैं, जो ऐतिहासिक जानकारी लेना चाहते हैं, जो राजनीतिक जानकारी लेना चाहते हैं, वे लोग भी यहाँ पे आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वच संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति। आगे कहा जा रहा है कि इस प्रकार अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र ने प्राचीन काल से ही विभिन्न क्षेत्रों में अपना गौरव बरकरार रखा है। इसका जो वैभव का शुरुआत होता है, इसका जो गौरव का शुरुआत होता है वो प्राचीन काल से ही होता है। और प्राचीन काल से लेकर के आज तक पाटलिपुत्र यानी पटना अपना इस वैभव को, अपने इस गौरव को बनाए रखा है। और इन सभी चीजों को हम संग्रहालय में आज देख सकते हैं। संग्रहालय में इसको संकलित रूप में रखा गया है, वहां पे इसे देखा जा सकता है। अब अंतिम लाइन है, पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। इस तरह से अगर देखें तो यह शहर पर्यटन के मानचित्र पर महत्वपूर्ण है, यानी पर्यटन के दृष्टि से भी देखें तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहां पे लोग घूमने के लिए आते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पाटलिपुत्र का एक गौरव को एक छोटे से चैप्टर के माध्यम से दिखाया गया है। ऐसे पाटलिपुत्र का इतिहास बहुत बड़ा है। पूरे इतिहास का एक तरह से देखो तो ऐतिहासिक जो भी हम इतिहास पढ़ते हैं, खास करके जो प्राचीन काल के इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें पाटलिपुत्र का बहुत बड़ा योगदान है। ये सारी चीजें हमको इतिहास में भी पढ़ने को मिलेंगी। तो एक छोटा सा हम लोगों को यहाँ पे जानकारी दिया गया था पाटलिपुत्र वैभव के बारे में। तो इस चैप्टर में इतना ही हम लोग को था। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो कल करवाया जाएगा, और कल देखते हैं अगर राजू सर ले लेंगे तो उन्हीं के द्वारा ऑब्जेक्टिव इसका करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए आप लोगों को इतना ही है।